महिला जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब उसकी आंख सुबह को खुलती है तो वो जो नज़ारा देखती है वो एकदम दंग रह जाती है। वो देखती है कि उसके अंग पर, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं हैं। वो पूरे तरीके से निर्वस्त्र है। और जब वो अपने सामने देखती है तो वो देखती है कि एक टीवी है, जिस टीवी पर उसके साथ में किसी व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर चढ़ा जा रहा है, उसका बदन नोचा जा रहा है और उसको बहुत बुरी तरीके से उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है। ये जो वीडियो होती है वो उसके सामने लगी हुई टीवी पर चल रही होती है। अब जब वो ये सारा नज़ारा देखती है तो हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसको सुनने के बाद जब आप इसको सुनेंगे, समझेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे और आप भी ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति किसी दारोगा महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और एक दारोगा महिला को इस तरीके से कैसे अपने जाल में फंसा सकता है। चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी के साथ में। और मेरा आपको इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या चोट पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो इस कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है लखनऊ। वहीं के पे एक गांव लगता है मंडोला गांव। वहीं की ये सच्ची घटना है। वहाँ पर एक दारोगा महिला होती है जिसका नाम कि सरिता शर्मा होता है। ये जो सरिता शर्मा होती है उसका एक पति भी होता है, जो कि पति भी किसी सरकारी ओहदे पर तैनात होता है। लेकिन ये जो महिला होती है वो एक दारोगा होती है। साथ ही साथ इन दोनों के एक बेटे भी होता है। ये जो बेटा होता है उसका नाम राहुल होता है। दरअसल ये जो दारोगा महिला होती है, इसकी जो पुलिस मुख्यालय लखनऊ का होता है उसी में उसकी ड्यूटी होती है। वो उसी में रहा करती थी। उसको एक क्वार्टर दिया गया था जिसमें कि वो दारोगा महिला लखनऊ में रहा करती थी। लेकिन लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, जिस गांव में सरिता शर्मा का पति और उसका जो बेटा होता है वो एक साथ रह रहे होते हैं। और ये जो सरिता होती है ये लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में रहा करती थी। तो बात होती है 20 जुलाई 2012 की। जब 20 जुलाई 2012 में ये जो सरिता शर्मा होती है ये अपने थाने में काम कर रही होती है रोज़ की तरह। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आती है कि पास के ही शहर में एक बहुत ज़्यादा दंगाइयों ने दंगा कर दिया है, दंगा भड़का दिया है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत भारी मात्रा में। अब इस थाना के जो भी पुलिस होते हैं, पुलिस कर्मचारी होते हैं, साथ ही साथ जो सरिता शर्मा होती है महिला दारोगा, वो सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अब पहुँचने के बाद वो लोग जब भीड़ को देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि इसको कैसे संभाला जाए। इसलिए पुलिस लोग और जो सरिता शर्मा होते हैं ये लोग डिसाइड करते हैं कि लाठी चार्ज करनी पड़ेगी। अब जब लाठी चार्ज करी जाती है, पुलिस लोग वहाँ पे भीड़ पे लाठियों से वार करते हैं। तो इस भीड़ में, इस पुलिस लाठी चार्ज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से जख्मी और घायल हो जाते हैं। अब ये जख्मी लोगों को जब अस्पताल में पहुंचाया जाता है तो उसमें से 2 की मौत हो जाती है। अब जब ये 2 की मौत हो जाती है तो ये खबर सुर्खियों में फैल जाती है और इधर उधर लोगों के, जो पुलिस के जो मेन लोग थे, उनके नाम आने लगते हैं कि इन लोगों के वजह से दो जो लोग थे आम नागरिक, उनकी जान चली गई। और इन्हीं पुलिस लोगों में से एक नाम सरिता शर्मा जो कि महिला दारोगा थी, उनका भी आ जाता है। अब इनकी नौकरियां जो होती हैं वो खतरे में पड़ जाती हैं।
कि इन्होंने लाठीचार्ज करवाई थी और इनका नाम आ चुका है, अब इन्हें सस्पेंड ना कर दिया जाए, इस डर से वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। वो लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, अब हमारा तो इसमें नाम आ चुका है और अब हमारे को दूर नहीं है वो दिन जब हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, हमारी नौकरी से हमें निकाल दिया जाएगा। अब ये जो महिला दारोगा होती है सरिता शर्मा, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपना सर पकड़ लेती है, बैठ जाती है कि हम क्या करें। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि एसएचओ जो वहाँ के होते हैं, जिनका नाम अरविंद यादव होता है, वो उनसे जाए इस बारे में बातचीत करे। तो वो पहुँचती है एसएचओ के ऑफिस में, अरविंद यादव से मिलती है और वो अपने बारे में बताती है कि किस तरीके से उसमें उस लिस्ट में इसका नाम है, वो वहाँ पर गई थी और अब वो सस्पेंड हो सकती है। और अब ये जो सरिता शर्मा होती है वो एसएचओ के पास पहुँचती है और वो चाहती है कि एसएचओ जो है वो उनके ऊपर जो है उनसे वो बातचीत करे, उनसे वो उसके बारे में बात करे और इसको किसी भी तरीके से सस्पेंड होने से बचा ले। इसलिए अब वो अपनी अर्जी लेकर के पहुँचती है एसएचओ साहब के पास में। जब एसएचओ साहब के पास में ये सरिता शर्मा पहुंचती है तो एसएचओ साहब उसको देख करके बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि सरिता दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको जो बदन था वो बहुत ज़्यादा भरा भरा था, उसका जो फिगर था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसका जो पूरा बॉडी था वो इस तरीके का था जैसे फिल्मी हीरोइन होती हैं, जैसे लड़कियां मॉडलिंग करती हैं, उस तरीके का उसका शरीर था। रंग गोरा था, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा वो लंबी चौड़ी और मोटी हुआ करती थी। अब लगता था उसको देखने में कि इस तरीके की जो बॉडी होती है, इस तरीके की जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, वो तो मॉडलिंग या एक्ट्रेस बना करती हैं, फिर ये पुलिस कैसे बन गई। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। जो एसएचओ साहब थे वो देख करके पूरे तरीके से उसको सन्ने रह जाते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद में जो एसएचओ साहब होते हैं वो उस लड़की को कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मैं पूरी मदद करूँगा, मैं इस बारे में अपने जो ऊपर है उनसे बातचीत करूँगा, लेकिन एक बार तुम एक काम करो कि मैं इस बारे में अच्छे से सोचूंगा, तब तक तुम घर जाओ, उसके बाद मैं सोच के तुम्हें बताऊँगा। एसएचओ साहब फ़ोन करते हैं सरिता शर्मा को। सरिता शर्मा को बुलाते हैं वो अपने कमरे में, अपने क्वार्टर में। जब सरिता वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जो शराब होती है, शराब का बॉटल पड़ा हुआ है। एसएचओ साहब शराब की जो बॉटल था उससे ग्लास में शराब निकाल रहे हैं, सामने चखने पड़े हुए थे। उसके बाद में जो सरिता शर्मा होती है वो पहले थोड़ा घबरा जाती है, फिर उसके बाद जो एसएचओ साहब होते हैं अरविंद यादव, वो कहते हैं कि घबराओ मत, जो पुलिस स्टेशन होता है, थाने में मैं तुम्हारा बॉस होता हूँ, मैं थाने में एसएचओ होता हूँ, यहाँ पे मैं एक आम नागरिक की तरह हूँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, इसलिए डरो मत, झिझको मत, आराम से आके फ्रेंडली होकर के बैठ जाओ। अब जो सरिता होती है वो वहाँ पे जाती है, बैठती है और वो उनसे कहती है कि एसएचओ साहब, मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर बातचीत करें कि मुझे सस्पेंड ना किया जाए, वहाँ से मेरा नाम कटवा दिया जाए। अब जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं पूरी तरीके से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और तुम फिक्र मत करो। लो, जाम का जो ग्लास होता है शराब का वो उसको पकड़ाते हैं। पहले तो सरिता मना करती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो फोर्स करते हैं तो सरिता जो होती है वो पी लेती है शराब, वो 2-3 ग्लास शराब पी लेती है। अब उसके बाद वो उसका होश में खो देती है, वो पूरे तरीके से शराब की धुन में हो जाती है। अब इधर जो एसएचओ साहब होते हैं वो जब देखते हैं कि सरिता जो है वो अब होश में नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा नशे में डूब चुकी है, वो उसके करीब जाते हैं, उसके कंधे पर, उसके बाजुओं पे इधर उधर वो हाथ फेरने लगते हैं। सरिता पहले तो मना कर देती है, लेकिन एसएचओ साहब उसको कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, आज जो भी होगा हो जाने दो, वो तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जब ये बात सरिता सुनती है तो पहले तो वो थोड़ा ज़्यादा झिझक जाती है, लेकिन वो सोचती है, क्योंकि वो शराब के भी नशे में थे तो उतना ज़्यादा वो कुछ सोच भी नहीं पाती है, और वो अपनी मजबूरी के आगे कहीं ना कहीं मजबूर थी, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया जाता और एक यही इंसान थे जो उनकी मदद कर सकता था। अब जो ये एसएचओ साहब होते हैं, ये जो महिला होती है उसको वो कमरे में लेकर के जाते हैं
और एक एक करके सरिता के सारे कपड़े उतार देते हैं और साथ ही साथ वो खुद के भी कपड़े उतार के बेड पर लेट जाते हैं और उसके साथ में सारी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद में जब सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद में जो एसएचओ साहब होते हैं वो चले जाते हैं कमरे में से, लेकिन जब सरिता शर्मा की आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, एक भी वस्त्र नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती हैं। फिर वो थोड़ा याद करने की कोशिश करती हैं कि कल हुआ क्या था। उनको हल्का हल्का याद आता है। जैसे ही वो याद करने की कोशिश करती है, उनकी नज़र पड़ती है सामने रखी हुई टीवी पे। टीवी पर एक वीडियो चल रही थी जिसको देखने के बाद वो हैरान रह जाती हैं। उस वीडियो में वो देखती हैं कि उनके ऊपर एक इंसान है, एक आदमी है जो कि चढ़ा हुआ और उनके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। वो पूरी वीडियो जब वो देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और डर जाती हैं। फिर धीरे धीरे करके उनको सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से कल उनके साथ में एसएचओ साहब ने शराब पिलाया, बिठाया, उनके साथ उन्होंने पहले उसको छुआ, उसके बाद में उसने क्या क्या करने के लिए कहा, उसको वो सारी बातें याद आ जाती हैं। थोड़ी देर में कमरे में एसएचओ साहब आते हैं। जब एसएचओ साहब आते हैं तो सरिता पूछती है कि आपने मेरे साथ ये क्या किया, आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि जो भी हुआ भूल जाओ, मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही किया है ये सब। और फिर वो पूछती है कि ये जो वीडियो चल रही है ये आपने क्यों बनाई। तो एसएचओ साहब कहते हैं कि ये तो मैंने ऐसे ही बनाई है कि जब जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं देख लिया करूँगा, और ये जो वीडियो तुम्हारी बनाई हुई है मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे साथ ये सब हरकत करते हुए मैं कैसा लग रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद में जो सरिता होती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में ऐसे ही दिन बीतता जाता है। अब जो एसएचओ साहब होते हैं उनका जब मन करता, जब मर्जी करती, वो सरिता शर्मा को बुलाते, उसके साथ में संबंध बनाते, उसको उस बिना मर्जी के उसके साथ वो लगभग 20 दिनों तक ऐसा ही करते रहे। सरिता शर्मा की मजबूरी थी, वो उनके बुलाने पर वहाँ पर जाती थी और उनके साथ पे संबंध बनाती थी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन एक बार की बात होती है जब जो एसएचओ साहब होते हैं, अब उनके साथ जब उनकी बाहों में सरिता शर्मा लेटी हुई होती है तो सरिता शर्मा बोलती है कि मेरे सस्पेंड लेटर का क्या हुआ, आपने ऊपर से बात किया, कुछ पता चला। तो वो कहते हैं कि हाँ, जो मेरे ऊपर है उनका कहना है कि उनको सरिता शर्मा यानी कि तुमसे कुछ चाहिए उसके बदले में, तो वो तुम्हारा काम कर देंगे। तो सरिता कहती है कि ठीक है, उनको कितने पैसे चाहिए। तो वो कहते हैं, जो एसएचओ साहब होता है वो कहता है कि पैसे की बात क्यों कर रही हो, पैसे की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक ऐसी अनमोल चीज़ की बात हो रही है जो कि सिर्फ तुम ही दे सकती हो। अब सरिता कहती है कि मैं समझी नहीं। अब इस पर जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि जो इस वक्त तुम मेरे साथ कर रही हो और मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, बस यही काम तुम्हें उनके साथ करना है और जो तुम्हारा सस्पेंड लेटर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जब ये वो बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। अब वो मना कर देती है और काफ़ी ज़्यादा वो चीखने चिल्लाने लगती है। तो इसमें वो जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से लाइन पे लाना जानता हूँ, तुम चुपचाप से जो वो चाहते हैं उनके साथ वो करो, वरना ये जो तुम्हारी वीडियो है ये मैं हर जगह वायरल कर दूँगा। अब वो जो महिला होती है वो 10 दिन तक एसएचओ से ऊपर जो रहते हैं उनके साथ भी जो अधिकारी होते हैं वो अलग अलग अधिकारियों के साथ में वो रोज़ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब उसकी मजबूरी थी, अब वो करे भी तो क्या करे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन बात आती है 4 फरवरी की, जब 4 फरवरी को जो सस्पेंड लेटर होता है वो सरिता शर्मा के ऑफिस में आ जाता है। अब जब वो सस्पेंड लेटर देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपना होश खो बैठती है और वो सीधा पहुंचती है एसएचओ के ऑफिस में और काफ़ी ज़्यादा तमाशा करने लगती है कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया है, तुम लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है बस, और तुम लोगों को जो काम था तुम लोगों ने किया नहीं। वो इतना ज़्यादा एसएचओ के ऊपर चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। वहाँ के जो भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं थाने में, वो सब लोग सुन रहे होते हैं और सब लोगों को वो बातें समझ में आ गई होती हैं कि सरिता शर्मा और एसएचओ के बीच में कुछ तो चल रहा था।
अब जो एसएचओ साहब होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और इस पर सरिता कहती है कि मैं आप लोगों के खिलाफ़ कंप्लेन करूँगी कि आप लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है और मेरा काम नहीं किया, आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा रेप किया है। अब वो जो एसएचओ होता है बोलता है जो करना है कर लो, यहाँ से जाओ। अब सरिता शर्मा जो होती है, अब उसको तो सस्पेंशन लेटर मिल चुका था। अब वो लेटर लेकर के वो अपना नौकरी छोड़ के वो घर चली जाती है। अब जब वो घर चली जाती है तो उसके 4 हफ्ते बाद एक आदमी होता है जो कि पुलिस स्टेशन में आता है। अब पुलिस स्टेशन में आने के बाद में वो पूछता है कि सरिता शर्मा कहाँ है, मुझे उनके बारे में जानना है। अब लोग हैरानी होकर पूछते हैं कि सरिता शर्मा तो कब का सस्पेंड लेटर उनको मिला था, वो नौकरी छोड़कर जा चुकी हैं, आप कौन हैं और आपको उनसे क्या काम है। तो वो आदमी बताता है कि दरअसल मैं सरिता शर्मा का पति हूँ। सरिता शर्मा का पति की बात जब लोग सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि वो तो 2 हफ्ते पहले ही गांव जा चुकी हैं अपने पति के पास, तो वो अभी तक पहुंची नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, वो अभी तक गांव नहीं आई है, वो कहाँ है। अब जब वो आगे दफ्तर में पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि आप उनकी कंप्लेन लिखवाइए एफआईआर की। उसके बाद पुलिस देखती है, ढूंढती है कि आखिर वो गई कहाँ। एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद में जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, कॉल लोकेशन होती है, वो चेक की जाती है। कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। थोड़े दिन के बाद एक लाश मिलती है जो कि शनाख्त के लिए जब बुलाया जाता है सरिता के पति को, तो सरिता का पति पहचान लेता है कि ये तो मेरी ही पत्नी सरिता है। अब वो लोग सोचते हैं कि सरिता शर्मा घर गई थी, सब कुछ ठीक था, शायद उसने टेंशन में आकर के सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन ये सारी बातें जब इधर उधर चर्चे में चली रही थी तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुसाइड है कि मर्डर है। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें भी कुछ खास खुलासा हो नहीं पाया था। उसके बाद में जो सरिता शर्मा का पति होता है, ये पास के ही एक पुलिस स्टेशन में काम कर रही जो एक लड़की होती है, उससे उसकी मुलाकात होती है। वो लड़की बताती है कि मुझे तुम्हारी बीवी के बारे में पता है कि उसके साथ में क्या हुआ है। वो बताती है कि तुम्हारे पति का एसएचओ अरविंद यादव के साथ में कुछ लफड़ा हुआ था, जिस वजह से शायद एसएचओ साहब ने उसका कत्ल कर दिया हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन पे आरोप लगा रही थी। अब जब पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, अरविंद यादव के खिलाफ उसका पति एफआईआर लिखवाता है। तो फिर जब अरविंद यादव के पास पुलिस पहुंचती है, काफ़ी ज़्यादा छानबीन होती है, पूछताछ की जाती है, तो जाके लास्ट में ये खुलासा होता है कि उसका जो हत्या की गई है उसके पीछे अरविंद यादव और कुछ अधिकारी हैं। उसके बाद में अब ये जो अरविंद यादव है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, केस चल रहा है और आने ही वाले दिनों में अरविंद यादव और कुछ अधिकारियों को जेल के पीछे डाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी, आज की सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी, आज की सच्ची घटना पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और आप लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर सकते हैं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।